हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियान ने प्रोटेक्टर वू को हरा दिया था। अब प्रोटेक्टर वू की हालत इतनी पतली हो गई थी कि उसके चारों तरफ का जो ब्लैक फॉक्स था वो भी पूरी तरह से गायब हो गया था। इस कारण सबको उसकी रियल बॉडी दिखाई पड़ने लगी थी, जो कि एक स्पिरिचुअल बॉडी थी। सभी लोग ये देखकर शॉक थे कि हॉल ऑफ सोल के जो प्रोटेक्टर हैं वो असली में कोई इंसान नहीं बल्कि आत्माएं हैं। प्रोटेक्टर वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है, मगर जियान उसे कहाँ भागने देने वाला था। जियान प्रोटेक्टर वू पर हमला कर देता है। अब आगे जियान की फिस्ट तेजी से प्रोटेक्टर वू की तरफ बढ़ रही थी। अगर ये प्रोटेक्टर वू से टकरा जाती तो प्रोटेक्टर वू पक्का मारा जाता। प्रोटेक्टर वू ये बात अच्छी तरह से समझता था, इसलिए वो जल्दी से एक पंच तैयार करता है और जियान के फिस्ट का सामना करता है। पंच से उसने जियान के हमले का सामना तो कर लिया था, मगर अब उसकी हालत अब और ज्यादा खराब हो गई थी। प्रोटेक्टर वो अपनी दिशा बदलकर दूसरी दिशा में भागने लगता है, मगर तभी जियान फिर से उसके सामने आ जाता है। जियान उसे एक जोरदार पंच मारता है। जियान ने ये पंच प्रोटेक्टर वो के सिर की तरफ मारा था, जो अगर प्रोटेक्टर वो को लगता तो उसका सिर फट जाता और प्रोटेक्टर वो वहीं पर मारा जाता। जियान के पिछले हमले का सामना करने में ही प्रोटेक्टर वो ने अपनी सारी पावर लगा दी थी, इसलिए अब उसके पास ना के बराबर पावर थी। ऐसे में वो जियान के इस हमले का सामना नहीं कर सकता था। वो जोर से चीखता है, टियानशे मेरी मदद करो। इधर जियान का पंच तेजी से प्रोटेक्टर वू की तरफ बढ़ रहा था। उसका पंच प्रोटेक्टर वू से टकराने ही वाला था, लेकिन तभी एक हाथ आकर जियान के पंच को रोक देता है और जियान के एक हाथ को पकड़ लेता है। जियान का हाथ पकड़ने वाला ये इंसान कोई और नहीं बल्कि टियानशे था। टियानशे जियान के सामने खड़ा था और उसे घूर रहा था। जियान टियानशे को बीच में आता देख गुस्से में उस पर हमला कर देता है। जियान टियानशे के जोरदार किक मारता है, मगर टियानशे तभी अपनी सांप जैसी छड़ी से जियान के हमले को रोक देता है। टियानशे जियान को एक झटका देता है और प्रोटेक्टर वू को लेकर वहां से दूर भाग जाता है। टियानशे ने प्रोटेक्टर वू को बचा लिया था। प्रोटेक्टर वू और टियानशे जियान से अभी लगभग 500 मीटर दूर खड़े थे। जियान उनके पास जाकर उनसे लड़ना चाहता था, मगर वो जानता था कि जैसे जैसे वो उनके पास जाएगा वो लोग भी वहां से भाग जाएंगे। ऐसे में जियान ने अभी कोई मूव नहीं किया था। तभी प्रोटेक्टर वो टियानशे से कहता है, टियानशे कोशिश करो इस लड़के को मारने की। अगर तुमने इस लड़के को मार दिया तो मैं तुम्हें एक अच्छा रिवॉर्ड दूंगा, और अगर तुम इस लड़के को मार नहीं सकते हो तो कम से कम इसे कुछ पलों के लिए रोक दो। मैंने हॉल ऑफ सोल के लोगों को मैसेज भेज दिया है, वो लोग कुछ ही पलों में यहाँ पर आ जाएंगे, जिसके बाद वो लोग आसानी से इसे मार देंगे। अगर तुम इसे रोकने में कामयाब रहे तो तुम हमारे दोस्त बन जाओगे और हम तुम्हें फ्यूचर में काफ़ी सारे बेनिफिट्स देंगे, काफ़ी सारे रिसोर्स देंगे जिससे तुम लेवल पार कर सको। ये सुनकर टियानशे की आंखों में लालच दिखाई पड़ने लगता है। अगर वो हॉल ऑफ सोल का दोस्त बन जाता तो उसे सच में बहुत ज़्यादा फायदा होता, मगर वो ये भी जानता था कि जियान को हराना उसके लिए आसान नहीं होगा, इसलिए वो दूसरों की मदद लेने का डिसाइड करता है। वो आइस रिवर वैली के दो एल्डर्स को घूरते हुए कहता है, एल्डर बिंगजुआन और एल्डर बिंगहाओ, तुम दोनों इस लड़के को मारने में मेरा साथ दो। ये सुनकर वो दोनों एल्डर हिचकिचाने लगते हैं। बिंगजुआन हिचकिचाते हुए कहता है, एल्डर टियानशे, अगर हम तीनों मिलकर इस लड़के पर हमला करेंगे तो क्या ये सही होगा? ये लड़का एक यंग जनरेशन का योद्धा है, ऐसे में हम लोगों का एक साथ इस पर हमला करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इससे हमारी काफ़ी ज़्यादा निंदा की जाएगी। ये सुनकर टियानशे को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें घूरते हुए कहता है, अगर तुम लोग इस पर हमला नहीं करोगे तो ये लड़का तुम्हें मार देगा। और क्या तुम लोगों ने देखा नहीं है कि इस लड़के ने किस तरह प्रोटेक्टर वू को घायल कर दिया है? ऐसे में भी क्या तुम्हें लगता है कि इस लड़के पर हमारा साथ मिलकर हमला करना गलत होगा? और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि तुम दोनों मिलकर भी इसका सामना नहीं कर सकते हो, फिर भी क्यों तुम लोग साथ मिलकर हमला करने से हिचकिचा रहे हो? ये सुनकर वो दोनों एल्डर्स सोच में पड़ जाते हैं। वो दोनों ही 7 स्टार डाउजोंग थे, मगर वो अच्छी तरह से जानते थे कि वो जियान जिसने प्रोटेक्टर वो को इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया, अगर वो उस जियान से लड़ेंगे, साथ मिलकर भी लड़ेंगे, तो भी वो उस जियान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसे में उनका टियानशे जैसे एक डाउजोंग लेवल की पीक की योद्धा के साथ मिलकर जियान से लड़ना बिल्कुल भी सही होगा। यही सोचकर वो दोनों टियानशे के पास आ जाते हैं और हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीनों मिलकर एक खतरनाक फॉर्मेशन तैयार करते हैं
और जियान को उस फॉर्मेशन के अंदर कैद कर लेते हैं। जियान चाहकर भी इस फॉर्मेशन से बाहर नहीं भाग सकता था। तियानशे जियान को घूरते हुए कहता है, लड़के सरेंडर कर दे। अगर तूने सरेंडर कर दिया तो हम लोग तुझे नहीं मारेंगे, पर अगर तूने सरेंडर नहीं किया तो हम लोग तुझे बहुत ही दर्दनाक मौत देंगे। तियान जानता था कि वो सरेंडर करेगा भी तो ये लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में वो सरेंडर तो करने वाला नहीं था, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक कि वो अपने सारे के सारे ट्रम्प कार्ड यूज ना कर ले। अभी भी उसके पास कुछ ट्रम्प कार्ड बचे हुए थे। जियान इन ट्रम्प कार्ड को यूज नहीं करना चाहता था, मगर बदलते हुए हालात को देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसे इन ट्रम्प कार्ड को यूज करना ही होगा। यही सोचकर जियान लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जियान अपने दोनों हाथ आगे करता है। अचानक से उसके हाथों पर अलग अलग सील दिखाई पड़ने लगती हैं, जिनके अंदर से पावरफुल एनर्जी निकल रही थी। ये सील बहुत तेजी से चमक रही थी। इन सील के आते ही आसपास का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया था। जियान ने डिसाइड कर लिया था वो इन तीनों का सामना करने के लिए फायरिंग फ्लेम टेक्निक का यूज करेगा। फायरिंग फ्लेम टेक्निक टियान हाउ की वो टेक्निक थी जो टियान हाउ ने जियान को उन्हें बचाने पर दी थी। उन्होंने जियान को बताया था ये टेक्निक एक हेवन क्लास के डाउ टेक्निक जितनी पावरफुल है। ऐसे में जियान ने आज तक कभी भी इसका यूज नहीं किया था, मगर अब उसे इसका यूज करना पड़ रहा था। अचानक से जियान के शरीर के अंदर से एक डीप ब्लू कलर की फ्लेम बाहर आती है, जिसका नाम था सी डेमन फ्लेम। सी डेमन फ्लेम कोई हेवनली फ्लेम नहीं थी, ये एक बीस्ट फ्लेम थी, जिसे जियान ने तब कलेक्ट किया था जब वो बीस्ट फ्लेम इकट्ठा कर रहा था। सी डेमन फ्लेम रैंक 7 के एक मैजिकल बीस्ट से बनी हुई थी, इसलिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इस फ्लेम की पावर की वजह से ही जियान ने फायरिंग फ्लेम टेक्निक के लिए इसका यूज किया था। फायरिंग फ्लेम टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर करने के बाद जियान इससे 5 अलग अलग तरह के फ्लेम बीस्ट बना सकता था। एक वुल्फ, एक लेपर्ड, एक लायन, एक टाइगर और एक ड्रैगन। इन पांचों को बनाने के बाद ये फायरिंग फ्लेम टेक्निक कंप्लीट हो जाती थी। इसके कंप्लीट होने के बाद किसी के लिए भी इस टेक्निक से बचना लगभग नामुमकिन होता था, मगर जियान के पास अभी के लिए सिर्फ 3 ही हेवनली फ्लेम थी। ऐसे में इस टेक्निक को कंप्लीट करने के लिए जियान को दूसरी फ्लेम्स की मदद भी लेनी पड़ रही थी। जियान अपना हाथ लहराता है और सी डेमन फ्लेम एक बड़े से वुल्फ में बदल जाती है। तभी जियान के दूसरे हाथ से एक पावरफुल फ्लेम निकलती है, जो कुछ और नहीं बल्कि सन फ्लेम थी। जियान इस सन फ्लेम को कंट्रोल करता है और इसे एक बड़े से लेपर्ड में बदल देता है। आसमान में एक बड़ा सा वुल्फ और बड़ा सा लेपर्ड दिखाई पड़ रहा था, मगर अभी तक जियान की पूरी तैयारी नहीं हुई थी। जियान अब अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम, अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम और अपनी बोन चिलिंग फ्लेम को कंट्रोल करता है और इन तीनों से 3 अलग अलग जानवर बना देता है, जो कुछ और नहीं बल्कि एक लायन, एक टाइगर और एक ड्रैगन थे। इन पांचों बीस्ट को बनाकर जियान ने इस टेक्निक को कंप्लीट कर दिया था, जिस कारण उसकी पावर अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। आसमान में सभी को 5 फायर बीस्ट दिखाई पड़ रहे थे, जो जियान की अलग अलग टाइप की फ्लेम से बने हुए थे। इन फायर बीस्ट के शरीर से एक पावरफुल एनर्जी निकल रही थी, जो एक फ्लेम एनर्जी थी। इस फ्लेम एनर्जी की वजह से आसपास का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अगर अभी के लिए यहाँ पर आइस रिवर वैली के लोग नहीं होते तो ये सिटी के लगभग सारे लोग इस टेम्परेचर की वजह से मारे जाते, मगर आइस रिवर वैली के लोगों की कोल्ड डोईकुई की वजह से यहाँ का टेम्परेचर बैलेंस हो रहा था, जिस कारण अभी तक किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। टियान हाउ दूर से ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वो मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहते हैं, इस लड़के ने मेरी फायरिंग फ्लेम टेक्निक का यूज किया है। ऐसे में ये लड़का कहीं ना कहीं मेरा एक वारिस जैसा ही है। टियान हाउ को इस बात का बहुत दुख था कि वो जियान को अपना डिसाइपल नहीं बना पाए थे, और अब सिचुएशन को देखकर लग रहा था कि भले वो जियान को अपना डिसाइपल नहीं बना पाए हैं, पर वो जियान को अपना वारिस जरूर बना चुके हैं। टियान हाउ टियानशॉन्ग को घूरते हुए कहते हैं, तुम्हारे आइस रिवर वैली के लोग सच में बड़े बेशरम हैं। वो एक यंग जनरेशन के योद्धा को नहीं हरा पाए, तो अब वो लोग साथ मिलकर उस पर हमला कर रहे हैं। सच में तुम लोग बड़े बेशरम हो। ये सुनकर टियानशॉन्ग हंसते हुए कहता है, जो फाइट जीतता है वो राज करता है और जो हारता है वो मारा जाता है। मेरे आइस रिवर वैली को सिर्फ रिजल्ट से फर्क पड़ता है, हमें प्रोसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ऐसे में अगर ये लड़का किसी भी तरह मारा जाए तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें बस इसके मरने से फर्क पड़ेगा। ये सुनकर टियान हाओ हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम लोगों के लिए इस लड़के को मारना इतना भी आसान नहीं होगा जितना तुम सोच रहे हो। ये कहकर वो टियानशॉन्ग पर हमला कर देते हैं और उन दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। काफी देर तक उन दोनों की ये फाइट चलती रहती है और कुछ पलों बाद वो दोनों ही एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। दोनों ही हाँफ रहे थे और दोनों के ही मुंह से खून निकल रहा था। देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच एक कड़ा मुकाबला हुआ है। उन दोनों का ये मुकाबला काफी टाइम से चल रहा था, मगर दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर हावी नहीं हो पाया था। टियानशे बिंग जुआन और बिंग हाओ को इशारा करता है। इशारा मिलते ही वो दोनों हमले के लिए तैयार हो जाते हैं और वो तीनों एक साथ जियान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। अचानक से ही बिंग जुआन और बिंग हाओ जियान के पास पहुंच जाते हैं और उस पर पीछे से हमला कर देते हैं, मगर जियान उनकी तरफ देखता तक नहीं है। वो बस अपना हाथ लहराता है। उसके हाथ लहराते ही अचानक से वो वुल्फ और लेपर्ड उन दोनों पर हमला कर देता है और उन दोनों को पीछे ढकेल देता है। फायरिंग फ्लेम टेक्निक की पावर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक थी, मगर जियान इसकी पावर और ज्यादा बढ़ाना चाहता था। जियान अपनी सील्स को मूव करता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, अचानक से वो पांचों के पांचों बीस्ट एक स्पेसिफिक शेप में खड़े हो जाते हैं और एक फॉर्मेशन फॉर्म करने लगते हैं, जिससे उनकी पावर साथ आ जाती है और ज्यादा बढ़ने लगती है। उनकी मिली हुई पावर इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई थी कि किसी के लिए भी इसे दबाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। उनकी मिली हुई पावर आसपास के 100 मीटर के रेडियस के अंदर फैल जाती है। इस रेडियस के अंदर टियानशे, बिंग जुआन और बिंग हाओ भी थे। इस कारण वो लोग भी इस फ्लेम की चपेट में आ गए थे। बिंग जुआन और बिंग हाओ टियानशे को समझाते हुए कहते हैं, एल्डर टियानशे, ये फायर एनर्जी बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसकी वजह से हमारे अंदर की कोल्ड एनर्जी लगातार दबती जा रही है और हम चाहकर भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। टियानशे की हालत भी कुछ ऐसी ही थी, मगर वो पीछे नहीं हट सकता था। इसलिए वो उन दोनों एल्डर्स को समझाते हुए कहता है, तुम दोनों डरो मत। ये लड़का भले ही ज्यादा पावरफुल दिख रहा है, मगर ये इतना ज्यादा पावरफुल है नहीं। अगर हम साथ मिलकर इस पर हमला करेंगे तो इसे जरूर मार देंगे। इधर जियान उस फॉर्मेशन के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है और इस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने लगता है। अचानक से ही आसपास की सारी फायर एनर्जी जियान के पास इकट्ठा होने लगती है। जियान अपना हाथ लहराता है, जिस कारण उन सभी फायर बीस्ट के अंदर से एक पावरफुल फ्लेम एनर्जी निकलती है। जियान इस एनर्जी को कंट्रोल करते हुए इसे आपस में मिलाने लगता है। वो एक हमले की तैयारी कर रहा था, जिससे वो टियानशे, बिंग जुआन और बिंग हाओ को मार सके। ये हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला था और जियान ने इसमें अपनी पूरी जी जान लगा दी थी। और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।